नमस्कार। इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि विशेषण क्या होता है उसके बारे में सब अच्छे से समझाया गया है। जैसे सफ़ेद चादर, सफ़ेद चादर की विशेषता बता रहा है। 5 छात्र, ये छात्रों की विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कुछ फल, दुबला घोड़ा, इन वाक्यों को जो है सफ़ेद, जैसे सफ़ेद, 5, कुछ या दुबला, ये जो भी संज्ञाएं हैं ये सभी इनकी विशेषता बता रहे हैं। जब शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, जब हम किसी का गुण बताते हैं, जैसे दुबला घोड़ा, तो दुबला जो है वो घोड़े की अवस्था या गुण बता रहा था। दूसरी है संख्यावाचक विशेषण, जैसे पिछले वाक्यों में दिए थे 5 लड़के, तो 5 जो है संख्या है, वो विशेषण बता रहे थे, इसलिए 5 जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। आइए इन्हें अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप या आकार, प्रकार, दिशा, स्थिति, अवस्था या स्वभाव, स्थान और काल आदि बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण और दोष में आ जाते हैं अच्छा, भला, बुरा, पवित्र, मीठा, चतुर या मजबूत। रंग और रूप में आ जाते हैं मैला, लाल, सुनहरा, हरा, पीला, सफ़ेद आदि। अब आकार होता है चौकोर, लंबा, चौड़ा या गोल। अब आते हैं दशा या स्थिति। पहला है अवस्था, जैसे दुबला, मोटा, कमजोर, गरीब, ये सब अवस्थाएं बता रहे हैं। उसके बाद स्वभाव, जैसे दयालु, आलसी, कायर, शांत या पालतू, ये सभी उन व्यक्तियों के या वस्तुओं के स्वभाव के बारे में बताता है। उसके बाद है स्थान, जैसे क्षेत्रीय, भीतरी, पहाड़ी, पूर्वी, ग्रामीण। उसके बाद रंग रूप, जैसे काला, रंग या रूप के बारे में बताता है, जैसे काल के बारे में आधुनिक, पुराना, बासी, ताज़ा या नया, ये सब समय के बारे में बताता है इसमें कि समय किस प्रकार का है।
जैसे आधुनिक समय है, पुराना समय, या ताज़ा है या नया है। उसके बाद आते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या तभी निश्चित होती है और तभी अनिश्चित भी हो सकती है। इसे पहला निश्चित संख्या विशेषण। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं निश्चित वाचक विशेषण के बारे में। जैसे पहला है पूर्ण संख्या। जैसे 1, 2, 3, 100, 1000 या करोड़। दूसरा है अपूर्ण संख्यावाचक संज्ञाएं। जैसे पाव, आधा, पौन या सवा। इसमें अपूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, 11वां या 21वां। अब पूर्ण संख्या और क्रमवाचक संख्या में अंतर है। क्या अंतर है? इसमें संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1, 2, 3। वो जो क्रमवाचक विशेषण है ये व्यक्ति या प्राणी के या किसी वस्तु के क्रम संख्या बताता है कि ये पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है या 11वें नंबर पर है। उसके बाद आते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति मतलब दुगना, चौगुना, दोहरा, तिहरा या दुगनी। ये होती हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। उसके बाद आखिरी है समुदायवाचक विशेषण। समुदाय मतलब जैसे दोनों, चारों, 10 या 25। इसमें जो संख्याएं हैं वो समूह को दर्शाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें कोई भी संख्या निश्चित रूप से बोध नहीं होता। जैसे कुछ फल, कई छात्र, अनेक लोग, सारी बातें, बहुत संतरे, सभी प्राणी, चंद लोग, 10-20 आदमी या लगभग सभी मनुष्य। ये ऐसी संख्या हैं जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण था निश्चित और अनिश्चित, उसी प्रकार से परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के हैं। पहला निश्चितवाचक परिमाण और दूसरा है पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण अर्थात माप या तोल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह परिमाण कभी निश्चित होता है और कभी अनिश्चित होता है। तो पहला पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
इस निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 किलो चीनी, 5 लीटर दूध या जैसे 2 लीटर कपड़ा। ये सभी निश्चित कर रहे हैं कि कितना सामान चाहिए। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इससे निश्चित परिमाण या किसी भी वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे अधिक पानी। अब पानी कितना अधिक है, या 1 लीटर है या 5 लीटर है या 10 लीटर अधिक है, वो निश्चित नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी चीनी, कितनी चीनी चाहिए ये भी निश्चित नहीं है, जैसे कुछ दूध, सारे पंखे, ज़्यादा आमदनी। ये सभी अनिश्चित की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी संख्या की विशेषता बतलाता है, ये किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे वह किताब, उस किताब में, वे लड़के, उन लड़कों का। ये सभी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया हुआ है जिससे कि आप अच्छे से अभ्यास कर सकें। तो पहला प्रश्न है, नीचे के वाक्यों में विशेषण के पदों को छांटकर बताइए। जैसे यह काला घोड़ा है, तो ये क्या बता रहा है? ये उसका आकार बता रहा है कि घोड़ा कैसा है। घोड़ा काला है। और यह मतलब पास। उसके बाद दूसरा है कच्चा आम हरा होता है। तो आम कैसा है? कच्चा है, उससे गुण बता दिए। और क्या होता है? हरा होता है, ये भी उसकी विशेषता बता दी। अच्छा लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिया, उसके बाद क्या बता दिया? उसके गुण बता दिए कि वह लड़का अच्छा है। इसी प्रकार आप अभ्यास करके जो भी मैंने पढ़ाया उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं क्रिया। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे गोपाल पढ़ रहा है, सीता ने गीत गाया, सूरज पूरब में उगता है। तो यहाँ जो पढ़ना, ये गीत गाना, उड़ना, ये जितने भी वाक्य हैं ये सभी क्रिया हैं। क्रिया के होने की सूचना कब मिलती है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ऐसे अनेक क्रिया हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। सुबह उठने से लेकर
सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जितनी भी हम क्रिया करते हैं, जो भी कार्य, वो क्रिया कहलाती हैं। क्रिया के भी कई सारे मूल रूप होते हैं जिन्हें हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम धातु कहते हैं। एक धातु के व्यवहार से अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे अगर धातु है लिट, तो उसके कई सारे पैटर्न बन सकते हैं। जैसे लिखना, लिखता, लिखती, लिखी, लिखूंगा, लिखेगा, लिखूंगा, ऐसे कई सारे अन्य धातुएं बन सकती है, उनके अन्य रूप बन सकते हैं। कई सारे धातु होते हैं, जैसे पठ, पढ़, उठ, खा, पी या खेल, ऐसे कई सारे धातुएं हैं जिनसे हम कई सारी अनेक क्रियाएं बना सकते हैं। धातुओं के साथ ना जोड़कर जिस धातु के अंत में ना जुड़ जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो और समझो कि जिस धातु के साथ ना जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? ना जुड़ जाए, उस क्रिया के समान रूप में, जैसे पढ़ना, उठना, खाना, पीना, ये सभी के अंत में ना जुड़ा हुआ है, जिसके अंत में ना लग जाए कोई भी धातु, तो वह क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आइए इन्हें बारी बारी से जानते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, जैसे राम फल खाता है, सीता गीत गाती है या गोपाल दूध पीता है, ये सब कहलाती हैं सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया कौन सी होती है वो भी जानते हैं। इस सकर्मक क्रिया में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है कि क्रिया के साथ कर्म का रहना बहुत जरूरी है। क्रिया के साथ कर्म का रहना आवश्यक है। अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है या क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट उसका नहीं है, कर्म उसका नहीं है, तो वह सकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि क्रिया के साथ कर्म रहना बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं अकर्मक क्रिया, जैसे लड़का हंसता है, यह दौड़ता है, सीता सोई है। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस क्रिया में कोई कर्म नहीं है, मतलब क्रिया के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम अकर्मक, अगर क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ना हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, इसे जरूर नोट करिएगा। क्रिया के रूप जिस प्रकार
संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया में भी परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है? अरर्ता लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण क्रिया में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन के कारण जैसे राम खेलता है, इसमें पुल्लिंग है राम, तो खेल क्रिया क्या हो जाएगी? खेलता। अगर जैसे सीता है तो क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा? खेलती। क्या हो गया? खेलती है। परिवर्तन हुआ। उसके बाद वचन के कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे लड़की खेलती हैं, ये वचन हो गया। उसके बाद लड़कियां क्या है? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? खेलते हैं। लड़कियां खेलती हैं, लड़के खेलते हैं, तो ये परिवर्तन इस प्रकार से होता है। उसके बाद पुरुष के कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे मैं खेलता हूँ, प्रथम पुरुष है एक वचन। हम खेलते हैं, बहुवचन हो गया। तू खेलता है, एक वचन हो गया मध्यम पुरुष का। तुम खेलते हो, ये हो गया बहुवचन मध्यम पुरुष के। अब हम आते हैं अव्यय पर। अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे तेज, सामने, और, आह, धीरे धीरे। ये ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जिनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए पहला पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे सीता तेज दौड़ रही थी। इस वाक्य में जो तेज है ये शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। थोड़ा जल्दी नोट करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत सीमित रहता है पढ़ाने में। तो अगर आप जितना जल्दी लिखेंगे आपको उतना ही जल्दी पढ़ पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जो बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं वो वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं।
क्रिया विशेषण जो अव्यय हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय, जैसे हमेशा, शीघ्र, कल, बार बार या लगातार। ये हमें समय दर्शाता है। पढ़ने के साथ साथ आप इसे नोट भी करते रहिएगा ताकि आप पीछे ना रह जाएं। उसके बाद दूसरा है स्थान या दिशावाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो है दिशा की ओर इंगित करते हैं, जैसे भीतर, पीछे, सामने या यहाँ वहाँ। ये दिशा को प्रकट करता है, दिशा, इसलिए इसे दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की रीति बतलाने वाले कि ये क्रिया किस प्रकार से हो रहा है, जैसे धीरे धीरे हो रहा है, या फिर झटपट हो रहा है, या फिर अनायास ही हो रहा है, या फिर ऐसे वैसे, या विनय पूर्वक। तो इस प्रकार की क्रिया को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा ताकि मुझे भी पढ़ाने में परेशानी ना हो। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण बताने वाले क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज खेलता है, तो राम कैसा खेलता है? तेज खेलता है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे जरा शांत रहो, ज़्यादा हंसना अच्छा नहीं है, वह इतना दौड़ता है कि थक जाता है। तो ये सभी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसमें कई प्रकार के क्रिया परिमाणवाचक क्रिया आते हैं, जैसे उतना, जितना, कितना, थोड़ा, अति, पर्याप्त, केवल, लगभग आदि। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब फटाफट नोट करते रहिएगा पढ़ने के साथ साथ, ताकि पीछे ना रह जाओ।
अब अन्य प्रकार के भी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, जिनमें पहला है स्वीकारवाचक। जैसे हाँ बोलने से आप कोई भी गलती या अपना कार्य को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा है अवश्य। ये निश्चयवाचक क्रिया विशेषण होता है कि आपने निश्चय किया कि वह अवश्य आएगा। दूसरा है अनिश्चयवाचक। जैसे शायद कहने से कोई भी समय या बातें अनिश्चय हो जाता है कि वह आएगा या नहीं। दूसरा है यथासंभव। मतलब इसका मतलब है शायद ही इसे कर लेना चाहिए। उसके बाद अवधारणात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। ये उदाहरण है मैंने भी फल खाया। ये अवधारणा बता रहा है कि मैंने भी फल खाया। अगला है निषेधवाचक। निषेध में 3 निषेध अव्यय होते हैं, जैसे ना, नहीं, मत। निषेध के अर्थ में ना का प्रयोग होता है। निषेध मतलब नहीं, वे ना आए, उससे काम ना हुआ होगा। ये निषेध बता रहा है कि उससे काम नहीं होगा। काम करते जाओ, चिंता ना करो। 2 या 2 से अधिक निषेध के लिए ना का प्रयोग होता है। जैसे उसने ना खाया, ना पिया और ना बात की। तो इसमें हर जगह पे ना आ रहा है, तो इसका मतलब वे निषेध वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसे आप नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। अब आते हैं निषेध की निश्चितता के अर्थ में नहीं का प्रयोग में। कि नहीं का प्रयोग कहाँ होता है? इस वर्ष मैंने आम नहीं खाया। तो यहाँ जो नहीं है वह निश्चितता बता रहा है। निषेध की निषेध जो इसने निश्चित कर दिया कि नहीं खाया। दूसरा है आदेश के अर्थ में मत का प्रयोग। आदेश मतलब मत, जहाँ मत का होता प्रयोग होता है। तुम मत खाओ, मतलब ये आदेश दे रहा है कि तुम मत खाओ। इधर उधर मत आओ या इधर उधर मत घूमो, ये आदेश देने का क्रिया विशेषण अव्यय है। अब आते हैं हम संबंध सूचक अव्यय पर, जो कि हमारा दूसरा अव्यय है। माँ के बिना बच्चा रो रहा है। के साथ गोपाल के साथ हरि आ रहा है। सीता के बदले गीता गाएगी। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखते भी रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें जो पहला वाक्य है माँ के बिना, तो इसमें बच्चे का संबंध माँ से जुड़ रहा है और गोपाल के साथ हरि आ रहा है, तो हरि का संबंध गोपाल के साथ जुड़ रहा है।
सीता के बदले जीता जाएगी। तो जीता का संबंध सीता से जुड़ रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। तो जिस अव्यय से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध किसी अन्य से जुड़ जाता है तो उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। लिखते रहिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे के लगाने वाले, पहले, बाद, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, पास, निकट, बीच, जरिए, कारण, समान, साथ आदि जो हैं ये सभी संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पर। अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। राम और श्याम खेल रहे हैं, मैं तटक या पुरी जाऊंगा। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल बन सके। मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आइए इन्हें अच्छे से समझते हैं। पीछे जो हमने वाक्य पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो वाक्य को दो वाक्य को जोड़ते हो या तोड़ते हो, जैसे और, इसमें और जो शब्द है वे दो शब्दों को जोड़ता है, और या जो शब्द है वे दो शब्दों को जोड़ता है। जो अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है संयोजक, जिसमें और, एवं, व तथा शब्द आते हैं। दूसरा है वियोजक, जो तोड़ते हैं, जैसे या, अथवा, किंवा, चाहे चाहे, ना कि, क्या क्या, नहीं तो। ये जो हैं वियोजक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा है विरोध दर्शक, जो दूसरे वाक्यों का विरोध करते हैं, जैसे किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि। अगर किसी वाक्य में किंतु का प्रयोग होता है तो वो उसका विरोध करता है। जैसे मैंने आपसे कहा तुम वहाँ जाओ, तुमने कहा लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँ, तो तुम मेरे वाक्य का विरोध कर रहे हो। अगर तुम परंतु, किंतु कोई भी शब्द बोलते हैं तो उससे पता चल जाता है ये विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा है परिणाम दर्शक, जिससे परिणाम का पता चलता है, जैसे इसलिए,
अतएव, अतः। मैंने जैसे वाक्य बोला, राम वहाँ जाएगा, इसलिए वह अच्छा लड़का है, इसलिए राम वहाँ जाएगा। तो इसलिए जो है परिणाम बता रहा है कि राम इसलिए जाएगा क्योंकि वह अच्छा है। पांचवा है उद्देश्यवाचक अव्यय, जो किसी उद्देश्य के लिए बोला गया हो। इसमें आते हैं कि, ताकि, जिससे। छठा है संकेत सूचक, संकेत सूचक अव्यय। यहाँ संकेत करते हैं दो वाक्यों को, जैसे यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि। उदाहरण के लिए, राम तुम इसके साथ जाओगे यदि श्याम तुम्हारे साथ जाए। तो यदि क्या हो गया, संकेत दे रहा है कि तुम तभी जाओगे यदि राम तुम्हारे साथ जाएगा। तो ये संकेत कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो संकेत करते हैं। छठा है स्वरूप दर्शक, जो किसी का स्वरूप बताए। इसमें आते हैं जैसे या मानो। जैसे कई सारे वाक्य होते, मानो तुम अमीर हो रहे हो, तो ये उस चीज़ का स्वरूप दर्शक करा रहा है कि मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, तो उस चीज़ का ये स्वरूप दर्शक करा रहा है। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अव्यय जो मनोभाव, मतलब मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है विस्मयादि सूचक, जैसे अरे, सच, ये जो शब्द हैं ये प्रदर्शित करते हैं मन के भाव को। अरे राम चला गया, ओह राम क्यों चला गया, तो ये प्रकट करते हैं मन के भाव को। और मन के भाव भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शोक, घृणा, हर्ष, प्रशंसा या विस्मय। ऐसे शब्द जो इन सभी को, मन के भाव को दूसरों के सामने दिखाते हैं, उससे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब दूसरा है हर्ष, मतलब जो खुशी को दर्शाता है, जैसे शाबाश, ये खुशी को दर्शा रहा है दूसरे के। वाह हम जीत गए। उसके बाद है शोक सूचक, जो दुख को दर्शाते हैं शब्द, जैसे ओह, हाय, बाप रे। ये ऐसे शब्द हैं जो दुख के मन, जो दुख होता है उसे दर्शाते हैं। चौथा है स्वीकार सूचक। ये ऐसे शब्द हैं जो दूसरे के मन को दर्शा रहा है कि इसने अपना वाक्य स्वीकार कर लिया है, जैसे ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। अगर कोई बोलता है ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा, तो वो इसने स्वीकार कर लिया है वहाँ जाने के लिए।
पढ़ने के साथ साथ इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि आप पीछे ना रह जाएं। अब पांचवा है तिरस्कार सूचक। अगर जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो ये कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे छी, हट, या बोलते हैं धत। तो ये तिरस्कार वाले शब्द हैं जो कि उसके मन को दर्शाते हैं कि ये किसी का तिरस्कार कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अनुमोदन, मतलब खुशी के, किसी को खुशी होती है तो वह हा हा करके हंसता है, या फिर ठीक ठीक, वो हंसते हुए ठीक ठीक कहता है, वो हंस रहा है या बोलता है अच्छा। तो ये अनुमोदन दर्शा रहा है किसी वाक्य का। उसके बाद आते हैं आशीर्वाद सूचक, जब कोई आशीर्वाद देता है, जैसे जे हो, जियो। तो ये शब्द हैं जो दर्शाते हैं कि कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है। लास्ट है संबंध सूचक, जब हम किसी का किसी से संबंध जुड़ता है तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे है, रे, अजी, री। ये ऐसे संबंध हैं, ऐसे शब्द हैं जो किसी का संबंध दर्शाते हैं। जैसे किसी की वाइफ हस्बैंड को अजी या रे बोलकर बोलती है, अजी इधर आओ, अरे इधर आओ, हे सुनो, क्या कहते हैं, हे सुनो, अजी सुनो। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि संबंध सूचक दर्शाते हैं। यहाँ हमारा अव्यय समाप्त हो गया है। अब मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए अभ्यास दिए हुए, ताकि आप प्रैक्टिस करो और अपने जो भी पढ़ा है अव्यय के बारे में उसे अच्छे से याद हो जाए। इन्हें अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और स्पीड भी तेज़ रखिएगा ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सको और पीछे ना रह जाओ, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी, कहीं भी रिकॉर्ड वीडियो नहीं मिलेगी। इसलिए आप जल्दी जल्दी लिखिएगा।